अब हेडिंग लिखें, रूट मीन स्क्वायर। हेडिंग है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अब जरा ध्यान से समझना, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ होता है। अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ में देखोगे कि करंट की स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 0। इसके बाद करंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पहुंच गई, और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IM से। तो अल्टरनेटिंग करंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी, और 0 से वैल्यू बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई? मैक्सिमम तक। मैक्सिमम वैल्यू IM है। इसके बाद ये करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होते होते 0 हो गई। इसके बाद करंट का डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदलने के बाद 0 से बढ़ते बढ़ते करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई। अब इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू देखो तुम्हारी हो जाएगी -IM। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये शो कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट किसी एक डायरेक्शन में बह रही है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ, ये है रेजिस्टेंस, यानी एक वायर है, और ये है अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से तुमने वायर को जोड़ दिया, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या करेगा कि अल्टरनेटिंग करंट भेजेगा। ये देखो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, कुछ देर तक ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहने लगेगी। इसके बाद फिर से इसी डायरेक्शन में करंट बहने लगेगी, फिर अपोजिट में बहने लगेगी। बार बार ये डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो क्या अल्टरनेटिंग करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है? नहीं। एक बार अगर क्लॉकवाइज बहेगी तो दूसरी बार फिर एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, इसके बाद फिर क्लॉकवाइज बहेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अब करंट का डायरेक्शन चेंज होने का एक टाइम होता है, सर्टेन टाइम तक क्लॉकवाइज बहेगी, उसके बाद फिर उतना ही टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। इस सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा था करंट, तब के लिए ग्राफ ये है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहने लगेगा करंट, तब के लिए ग्राफ का पार्ट नीचे आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखो, इनिशियल वैल्यू करंट की 0 है। इसके बाद हमने एक पॉइंट ये लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये परपेंडिकुलर गया और इसने ग्राफ को टच किया। अब आप यहाँ से जाइए बगल में इधर, तो करंट की वैल्यू ये हो गई I1। इसी तरह से एक यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ से आप जाइए तो करंट की ये वाली वैल्यू हो गई I2। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये करंट की वैल्यू I1 है, ये I2 है। इसी तरह से और आप ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे हम तो करंट की वैल्यू हमको अलग मिलेगी। इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भी करंट की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर जब करंट निकालेंगे तो देखो ये करंट तुम्हारी यहाँ पर हो गई, नेगेटिव करंट हो गई है। ऊपर वाली करंट कैसी है? ये पॉजिटिव करंट है, और नीचे वाली जो करंट आ रही है नेगेटिव आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ से ऐसे जाओगे तो यहाँ भी देखो नेगेटिव करंट मिलेगा। यहाँ पर ये
फर्स्ट हाफ साइकिल कहलाता है और ये वाला सेकंड हाफ साइकिल कहलाता है। ये जो है जब करंट तुम्हारा ऐसा बह रहा है तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, जब उल्टे डायरेक्शन में बहेगा करंट तो वो सेकंड हाफ साइकिल है। दोनों हाफ साइकिल को मिला के कंप्लीट साइकिल हुआ। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये वन साइकिल के लिए बनाया है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ये सेकंड हाफ साइकिल के लिए। अब इस पूरे एक साइकिल में करंट की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इन सभी वैल्यूज़ का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। सभी वैल्यूज़ का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और भी करते जाएं। जैसे यहाँ पर -i1 का स्क्वायर, ये नीचे वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्लस -i2 स्क्वायर, सभी का आपको क्या करते चले जाना है, स्क्वायर करते जाना है और सम कर देना है। इसके बाद में हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है। तो क्या बन गया, ये एवरेज या कहें मीन बन गया। तो करंट की वैल्यूज़ का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद उनका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। इसे हम बोलेंगे आई स्क्वायर बार। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आई स्क्वायर बार से। तो ये जो मैंने बताया बहुत सारी वैल्यूज़ हैं करंट की, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है, सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है। फिर क्या हो जाएगा, ये मिल गया, एवरेज मिल गया। किसका एवरेज मिला, करंट का एवरेज मिला कि करंट के स्क्वायर का एवरेज मिला, करंट के स्क्वायर का एवरेज मिला, क्योंकि हमने स्क्वायर करके ऐड किया था। तो ये तुम्हारा पूरे करंट के स्क्वायर का एवरेज आ गया, इसको हमने आई स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट किया। अब देखो IRMS क्या होता है। IRMS यहाँ पर मैं इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा √I स्क्वायर बार। तो जो तुमने ये स्क्वायर करके एवरेज लिया था, उस एवरेज का क्या करना है, तुम्हें स्क्वायर रूट लेना है, और जो स्क्वायर रूट लेंगे उसी को हम IRMS कहेंगे। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट R से क्या हो गया, रूट हो गया, M से मीन हो गया, S से स्क्वायर हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें डेफिनीशन लिखेंगे और डेफिनीशन के बाद फिर हम इसको डिराइव करेंगे। तो डेफिनीशन में लिखना है तुम लोगों को, द रूट मीन स्क्वायर, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग current is defined as the square root of the average of ये I स्क्वायर, एवरेज ऑफ I स्क्वायर। हमने ये क्या निकाला है, I स्क्वायर का ही तो एवरेज निकाला है, सारे करंट का स्क्वायर का सम कर दिया था और डिवाइडेड बाई टर्म्स कर दिया था, तो ये एवरेज निकल आया। एवरेज ऑफ I स्क्वायर ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब समझ गए ना, एक बार क्लॉकवाइज करंट बहेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा, इन दोनों को मिला के कंप्लीट साइकिल कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा तुमने, ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, कॉमा लगाओ, वेयर कैपिटल आई, ये जो आई लिखवाया था मैंने, वेयर कैपिटल आई इज द instantaneous value of the alternating current
ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, नीचे से लिख देना देयरफॉर ये IRMS इक्वल का साइन बना के √I² बार, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। अब सुनो ध्यान से, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। हम IRMS का फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं, उसके पहले हमें किसका फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा? I² बार का। तो देखो I² बार का फार्मूला क्या होगा? I² बार इक्वल टू 1/T। कैपिटल T जानते हो क्या होता है? अभी मैंने ग्राफ बनाया था, हाफ ये और हाफ ये पूरा टाइम कैपिटल T कहलाता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। हाफ ऊपर की तरफ ग्राफ बना था, हाफ नीचे की तरफ बना था, पूरे टाइम को कैपिटल T कहते हैं। और यहाँ पर रहेगा I² dt, नीचे लिमिट रहती है 0 और ऊपर क्या रहेगी? T। ऊपर T इसलिए रहेगी क्योंकि आप एक साइकिल के लिए निकालने जा रहे हो, और एक साइकिल के टाइम को क्या कहते हैं? कैपिटल T। तो 0 टाइम से लेके कैपिटल T टाइम तक के लिए तुम इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो I² बार के लिए ये फार्मूला बनेगा। तो नीचे से लिख देना वेयर I² बार इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर I का फार्मूला बताऊँगा तुम्हें। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, I इक्वल टू IM sin ωt। ये अल्टरनेटिंग करंट को फाइंड करने का फार्मूला है। तुम लोग जानते हो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। मैंने अभी ग्राफ बनवाया था ना, 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम से घटते घटते 0 हो जाती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग होती है। किसी इंस्टेंट पर अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है I की जगह पर, हम यहाँ देख रहे हो ना I, इस I की जगह हम लिख सकते हैं IM sin ωt। IM sin ωt, और देखो ये स्क्वायर लिखा है ना, तो हम इसमें स्क्वायर कर देंगे और dt, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ तुम लोग, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा IM², पूरे में स्क्वायर होगा ना ये, और sin² ωt dt। IM² को आप बाहर ले लो, तो I² बार इक्वल टू IM² T। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास ये रहेगा sin² ωt dt। हमें sin² ωt का इंटीग्रेशन करना है। sin² ωt का इंटीग्रेशन करने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसे हम cos के टर्म में बदलेंगे। कितने लोग जानते हैं ये बात sin² ωt के लिए? ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो ध्यान दें। sin² ωt को हम चेंज कर सकते हैं, और देखो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। sin² ωt को हम चेंज कर सकते हैं 1 - cos किसमें? 2 ωt पूरे के अपॉन में 2, और ये dt। तो जो बच्चे बायो लिए हैं वो इसको ध्यान रखेंगे, sin² ωt को आप ये लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ये मैथमेटिक्स की बात है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जहाँ मैं बता दूँ बायो वालों को ये याद रखना है, तो वहाँ बगल में लर्न लिख दिया करो कि ये चीज़ तुम्हें लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है।
अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। आई स्क्वायर बार, अब नोट नहीं करें, इधर समझें ध्यान से, आई एम स्क्वायर अपॉन टी, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमको ये साइन नहीं बनाना है। अब हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा, ये जो अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, जरा इसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इस 2 को यहाँ बाहर निकालेंगे तो टी के साथ में 2 आ जाएगा ना, तो 2t बन जाएगा। फिर ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी रह जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, माइनस इसका क्या होगा, कॉस 2 ओमेगा टी का, कॉस का होता है साइन, और 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। कॉस 2 ओमेगा टी है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ये साइन हो गया, साइन के साथ में क्या लगेगा, 2 ओमेगा टी, और टी का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2 ओमेगा, वो अपान में हो जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोग इसको समझ रहे होगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि लिमिट सॉल्व करना है, और लिमिट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, ये कैपिटल टी तुम्हें स्मॉल टी की जगह पर रखना है, तो कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी उठाइए और इसकी जगह पर रख दीजिए, माइनस साइन 2 ओमेगा, इस वाले स्मॉल टी की जगह पर भी ये रखा जाएगा, और अपॉन में 2 ओमेगा है ही। तो अभी हमने ये कैपिटल टी इस जगह पे रखा और इस जगह पे रखा। अब माइनस लगाने के बाद, माइनस लगा देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ये 0 इसकी जगह पर भी रखेंगे और इसकी जगह पर भी रखेंगे, तो 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा, ये इस तरह से हो गया। तो कभी भी लिमिट को सॉल्व करें तो कैसे करना है, कैपिटल टी की वैल्यू इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है। तो एक बार कैपिटल टी रख दिया, फिर माइनस लगा के फिर पूरे में क्या करना है, 0 रख देना है। अब इसके बाद और आगे हम देखो क्या बताने जा रहे हैं, वो भी ज़रा ध्यान से सुन लें। यहाँ पर ये कैपिटल टी है माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो तुम लोग, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, ये कैपिटल टी है ही, अपॉन में 2 ओमेगा बना रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 0 है, छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। यहाँ तो 0 था ही, और इसमें 0 रख दिया तुमने, तो ये पूरा 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब ज़रा यहाँ देखना, ये कैपिटल टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया। जब 0 हो गया तो क्या बचा भाई, आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, क्या बचा यहाँ पर, केवल t बचा, क्योंकि यहाँ पर टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई आया, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। अब कहोगे तो अपान का 2 ओमेगा कहाँ गया, इसका 0 हो गया, 0 के अपान में कुछ भी हो तो 0 ही रहता है ना। अब ये टी कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू कितना आ गया, आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमने आई स्क्वायर बार की वैल्यू निकाल ली। अब आई स्क्वायर बार की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो आई आर एम एस मिल जाएगा। ओके, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब लिखे नीचे से, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर बार, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर बार इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर बार है ना, और आई स्क्वायर बार की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, आई एम अपॉन 2,
तो यहाँ पर हो जाएगा Im/2 की Im² 2। बिल्कुल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा IRMS इक्वल टू Im/√2। ठीक है। अब जरा एक बात का ध्यान देना, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। जब एक बार डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस दौरान 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 तक चेंज होती है वैल्यू, और जब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो भी 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 होता है। हमेशा अलग अलग इंस्टेंट पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ये हमने IRMS वैल्यू निकाली है अल्टरनेटिंग करंट की। तुम लोग जब डेली लाइफ में ये कहते हो कि इस फैन को चलाने के लिए 6 एम्पियर करंट की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है IRMS इक्वल टू 6 एम्पियर की ज़रूरत है। तो जो डेली लाइफ में हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं करंट की वैल्यू, वो IRMS वैल्यू ही यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर है, इसका मतलब है IRMS कितना है, 10 एम्पियर है। तो हम लोग डेली लाइफ में और कैलकुलेशन करने में ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, IRMS यूज करते हैं। नोट में लिख दो ये बात, नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखें, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर गिव्स IRMS वैल्यू ऑफ करंट, IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिख देना, IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फुल स्टॉप। If an ammeter reads, if an ammeter reads 10 ampere, then ये लिख दें IRMS इक्वल टू 10 एम्पियर। अब नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points also varies with time, also varies with time, with time, full stop। RMS value of potential difference, RMS value of potential difference और देखो जिस तरह से इसको लिखा था हमने IRMS, तो पोटेंशियल डिफरेंस को की RMS वैल्यू को क्या लिखेंगे, VRMS इक्वल टू, इसे लिखा था IM, इसे क्या लिखेंगे, VM/√2। ये VM जानते हो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। VM को क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। VRMS को क्या लिखेंगे, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा लिख लो ये VRMS इक्वल टू VM/√2। ठीक है, अब नीचे से लिख देना, वोल्ट मीटर gives RMS value of potential difference
voltmeter gives RMS value of potential difference. Full stop. If a voltmeter reads 200 volt, then ये लिख दो, ये वाला VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट, VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया करता है कि 220 वोल्ट की डीसी और 220 वोल्ट की एसी में से कौन ज़्यादा डेंजरस है। डीसी का मतलब होता है बैटरी से मिलने वाला करंट, और एसी का मतलब होता है जो जनरेटर होते हैं और जो हमारे घरों में आती है ये करंट। तो इसमें से डेंजरस होता है एसी। अब क्यों होता है ज़रा उसको मैं बता दूं। एक क्वेश्चन लिख लेना, टू 220 वोल्ट AC is more dangerous than 220 volt DC. फुल स्टॉप। एक्सप्लेन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, 220 वोल्ट DC, इसका मतलब एक बैटरी है और वो 220 वोल्ट पर करंट भेज रही है। वोल्टेज कितना है उसका? 220 वोल्ट। और जो DC वोल्टेज होता है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता। तो इसके सलूशन में लिखना है तुम्हें 220 वोल्ट DC सोर्स, 220 वोल्ट DC सोर्स, ब्रैकेट में लिख देना बैटरी, गिव्स a constant potential difference for the circuit. Full stop. This voltage, this potential difference remains constant at 220 volt, remains constant at 220 volt, at 220 volt। ठीक है। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 220 वोल्ट AC सोर्स gives a varying potential difference full stop। अब देखो, तुम लोग जानते हो कि अगर मैंने 220 वोल्ट कहा तो इसका मतलब है कि VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। तुम लोग लिख देना नीचे से हेयर VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू VM/√2। VRMS हो गया 220, √2 की वैल्यू हो गई 1.414,
तो वी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 इंटू 1.414, तो ये लगभग 311 वोल्ट आ जाएगा, 311 वोल्ट आ जाएगा। तो कहने को तो ये 220 वोल्ट है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ जाती है, 311 वोल्ट। तो हो गई ना डेंजरस। नीचे से लिख देना ये बात। तो मैंने कहा कहने को ये 220 वोल्ट है, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ती चली जाती है, 311 वोल्ट तक। तो ये लिख देना, इट्स मीन्स दैट AC potential difference increases, up to 311 volt. Full stop. This is the region that AC is more dangerous than DC. AC is more dangerous than DC. देखो, मैंने तुम लोगों को अभी तक अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में शुरुआती जानकारी दी है। सिर्फ अभी इतना ही बताया मैंने कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है और अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। और उसमें 3 तरह की वैल्यूज बताई मैंने। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे तुमसे कहा जाए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अलग अलग इंस्टेंट पर जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। फिर मैंने तुम्हें बताई थी इसकी मीन वैल्यू, फिर बताई कौन सी, RMS वैल्यू। तो मैंने 3 तरह की वैल्यूज़ के बारे में तुम्हें बताया। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के कुछ फीचर्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अब इसके हम सर्किट पढ़ाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से आप केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, केवल इंडक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। इंडक्टर का मतलब होता है कोई कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L हो। कोई कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इन तीनों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दो को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तुम्हें यहाँ पर 3 सर्किट बताएंगे, बल्कि 4 बताएंगे। केवल R जुड़ा हो AC सोर्स से, केवल L जुड़ा हो और केवल C जुड़ा हो और फिर LCR तीनों जुड़े हों। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, हाँ, तो ये जो मैं बताऊंगा अब नेक्स्ट टर्न पर ही बताऊंगा।